नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर बात करेंगे जो हम सब ने महसूस किया है, भले ही हम उसे रोज ट्रैक न करते हों। ये सफर है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया का। पिछले 20-22 सालों में रुपया 48 से गिरकर 83 के भी पार चला गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारी नीतियों की और दुनिया में हमारी जगह की कहानी है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रुपया आखिर लगातार नीचे क्यों जा रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या हैं। इसके लिए हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर राहुल खराट का एक बेहतरीन विश्लेषण है, जो घरेलू और वैश्विक हर पहलू को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। क्या हमारी अर्थव्यवस्था की बनावट में ही कोई ऐसी कमी है जो रुपए पर लगातार बोझ डालती है? आपने बिल्कुल सही जगह से शुरू किया। इसकी जड़ें हमारे व्यापार करने के तरीके में बहुत गहरी हैं। आसान भाषा में कहें तो 2000 के दशक की शुरुआत से ही भारत का एक स्थायी चरित्र बन गया है। हम एक आयात प्रधान अर्थव्यवस्था हैं। हम दुनिया से जितना सामान खरीदते हैं उसकी कीमत वो दुनिया को बेचे जाने वाले सामान से कहीं ज्यादा होती है। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझने दीजिए। हमारी कमाई से ज्यादा हमारा खर्चा है और ये दशकों से चल रहा है। हम ऐसा क्या खरीद रहे हैं जो इतना महंगा पड़ रहा है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बाल्टी में पानी भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें पहले से ही एक बड़ा छेद है। हम निर्यात से डॉलर कमाते हैं, लेकिन आयात के जरिए उससे ज्यादा डॉलर गंवा देते हैं। और इस खर्चे में 3 बड़ी चीजें हैं। पहला और सबसे बड़ा, कच्चा तेल। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप तक। और तीसरा, सोना। इन तीनों पर हमारा खर्च बहुत ज्यादा है जी। दूसरी तरफ हमारे निर्यात की रफ्तार वो उतनी तेज नहीं रही। हम सॉफ्टवेयर सेवाएं तो बेचते हैं, लेकिन हाईटेक सामान बनाने और बेचने में अभी भी पीछे हैं। इसी अंतर को चालू खाता घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। और यही वो छेद है जो रुपए को कमजोर करता है। अच्छा, तो ये है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसकी हम हमेशा खबरों में सुनते हैं। आपने तेल का जिक्र किया। खबरों में हम हमेशा सुनते हैं कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ी और रुपया गिर गया। ये कनेक्शन इतना सीधा और इतना असरदार क्यों है? क्या ये इस कहानी का सबसे बड़ा विलन है? विलन कहना शायद शायद सही हो, क्योंकि इसका असर बहुत बड़ा और सीधा है। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है। 80 से 85%? जी। अब जरा इसके असर को आंकड़ों में समझिए। एक अंदाजे के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ $1 की बढ़ोतरी हमारे सालाना आयात बिल को $1 अरब से ज्यादा बढ़ा देती है। $1 अरब? सिर्फ $1 बढ़ने से? हाँ, सोचिए, जब कीमत $10 या $20 बढ़ जाती है तो क्या होता होगा। उस बढ़े हुए बिल को चुकाने के लिए हमें बाजार से अरबों डॉलर खरीदने पड़ते हैं। और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जिस चीज की मांग बढ़ती है वो महंगी हो जाती है। तो डॉलर की मांग बढ़ते ही वो मजबूत हो जाता है और रुपया अपने आप कमजोर। ये पैटर्न हमने बार बार देखा है, 2004 से 8 में, फिर 2011 से 14 में और हाल ही में 2022-23 में यूक्रेन युद्ध के बाद। जब भी तेल उबलाए, रुपया फिसलाए। ये तो बहुत साफ तस्वीर है। हमारी ऊर्जा की जरूरतें हमारी आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन ये तो हुई वो बातें जो हमारी अर्थव्यवस्था की बनावट से जुड़ी हैं। क्या हमारे अपने कुछ बड़े फैसलों, हमारी सरकारी नीतियों ने इस आग में घी डालने का काम किया या उसे बुझाने का? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि नीतियों का असर हमेशा एक दोधारी तलवार जैसा होता है। 1991 के बाद हमने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया, विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले। इसका फायदा हुआ, देश में पैसा आया, विकास हुआ। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी था। हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक पूंजी के, आप कह सकती हैं, रहमो करम पर आ गई। जब दुनिया में सब ठीक चल रहा हो तो पैसा आता है, और जैसे ही कोई संकट आता है, वही पैसा सबसे पहले भारत जैसे बाजारों से बाहर भागता है। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ एक पेंच है। जो सुधार अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म में दुनिया से जोड़ने के लिए थे, उन्होंने शॉर्ट टर्म में हमें बाहरी झटकों के प्रति और ज्यादा कमजोर बना दिया। इसी संदर्भ में अगर हम 2014 के बाद हुए बड़े सुधारों को देखें, जैसे नोटबंदी और जीएसटी, तो उनका क्या असर हुआ? ये विरोधाभास लगता है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। अगर हम नोटबंदी और जीएसटी को देखें तो उनका मकसद तो अर्थव्यवस्था को साफ सुथरा और संगठित करना था, जो लंबी अवधि में अच्छा है। लेकिन इनके तत्काल प्रभाव वो बहुत उथल पुथल वाले थे।
हम्म। 2016 की नोटबंदी ने तो अनौपचारिक क्षेत्र की कमर ही तोड़ दी, जहां करोड़ों लोग काम करते हैं और सारा लेन देन कैश में होता है। हाँ। जीएसटी जब लागू हुआ तो छोटे और मंझोले उद्योगों को उसे समझने और अपनाने में महीनों लग गए। और इसी दौरान हमारा बैंकिंग सिस्टम एनपीए यानी डूबे हुए कर्ज के संकट से जूझ रहा था। हाँ, वो एनपीए संकट। और फिर आइलैंड एफएस जैसी बड़ी वित्तीय कंपनी के डूबने से बाजार में भरोसे की भारी कमी हो गई। इन सब ने मिलकर कुछ समय के लिए विकास की रफ्तार धीमी कर दी और विदेशी निवेशकों के मन में एक अनिश्चितता पैदा कर दी। और जब निवेशक घबराते हैं तो वो अपना पैसा निकालने लगते हैं, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ता है। मतलब जो दवा बीमारी को ठीक करने के लिए दी गई, उसने थोड़े समय के लिए मरीज को और कमजोर कर दिया। चलिए, ये तो हुई घरेलू कहानी। पर जैसा आपने कहा, हम दुनिया से जुड़े हैं। तो बाहरी दुनिया में, खासकर अमेरिका में, ऐसा क्या हो रहा है जो हमारे रुपए को इतना प्रभावित करता है? बिल्कुल, और शायद ये इस कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा है। इसे आप किंग डॉलर का असर कह सकते हैं। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से अमेरिकी डॉलर दुनिया की बाकी करेंसी के मुकाबले लगातार मजबूत हुआ है। इसकी वजह है अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्थान है। जब भी अमेरिका में महंगाई बढ़ती है तो फेडरल रिजर्व उसे काबू करने के लिए अपनी ब्याज दरें बढ़ा देता है। और इसका भारत पर क्या असर पड़ता है? असर सीधा और विनाशकारी होता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो दुनिया भर के बड़े निवेशकों को भारत जैसे उभरते बाजारों के मुकाबले अमेरिका में पैसा लगाना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सिनेमा हॉल में कोई आग जला दे। भले ही आग ना लगी हो, सब बाहर की तरफ भागेंगे। सही बात है। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता भी ऐसी होती है। निवेशक सवाल नहीं पूछते, वो बस अपना पैसा निकालकर सबसे सुरक्षित जगह यानी अमेरिकी डॉलर में भागते हैं। किसी को कैपिटल फ्लाइट कहते हैं, और ये हमारे यहाँ कई बार बड़े पैमाने पर हुआ है। कब कब हुए ऐसे बड़े वाकये? इसके कई साफ उदाहरण हैं। 2008 का संकट तो था ही, फिर 2013 में टेपर टैंट्रम हुआ, जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सिर्फ ये संकेत दिया था कि वो बाजार से अपना समर्थन धीरे धीरे कम करेगा। और उसी खबर से भारत से अरबों डॉलर बाहर चले गए और रुपए में भारी गिरावट आई। अरे हाँ, टेपर टैंट्रम। फिर 2018 में जब फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई, 2020 में महामारी की पहली लहर में जब दुनिया भर में डर का माहौल था, और सबसे ताजा उदाहरण है 2022 का, जब यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक महंगाई को रोकने के लिए अमेरिका ने आक्रामक तरीके से ब्याज दरें बढ़ाई। हर बार इन वैश्विक घटनाओं ने रुपए में एक तेज और दर्दनाक गिरावट ला दी। तो अगर मैं इन सब बातों को जोड़कर देखूं, तो ऐसा लगता है कि 2014 के बाद रुपये की गिरावट की रफ्तार और तेज हो गई। विश्लेषण भी यही कहता है। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस दौर में ये सारे घरेलू और वैश्विक तूफान एक साथ आ गए, एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति? परफेक्ट स्टॉर्म, ये बिल्कुल सही शब्द है। 2014 के बाद यही हुआ। एक तरफ वैश्विक झटके एक के बाद एक आ रहे थे। चीन की अर्थव्यवस्था का धीमा होना, ब्रेक्जिट, अमेरिका चीन का ट्रेड वॉर, फिर कोविड महामारी जिसने पूरी दुनिया को बंद कर दिया, और फिर रूस यूक्रेन युद्ध जिसने तेल और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। ये सब बाहरी तूफान थे। और इसी समय घर के अंदर हमारी अपनी कमजोरियां भी बढ़ रही थी। हमारा आयात बिल लगातार बढ़ता गया। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सोने के आयातक, तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक विशाल बाजार बन गए। और इसमें चीन का क्या रोल है? अक्सर चीन के साथ हमारे व्यापार घाटे की बात होती है। ये कितना बड़ा फैक्टर है? ये बहुत बड़ा और लगातार बढ़ने वाला फैक्टर है। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है। मतलब हम चीन से खरीदते बहुत ज़्यादा हैं और बेचते बहुत कम। हम चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, खिलौनों से लेकर दवाइयाँ बनाने के लिए ज़रूरी कच्चे माल, जिसे एपीआई कहते हैं, उस तक के लिए चीन पर पूरी तरह निर्भर है। इन सब चीज़ों का भुगतान डॉलर में होता है, जिससे हर साल खरबों रुपए के बराबर डॉलर चीन चला जाता है। ये एक ऐसा छेद है जो लगातार बड़ा हो रहा है। और एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो हमारे यहाँ भी लोग और कंपनियां डॉलर को एक सुरक्षित निवेश मानकर जमा करने लगते हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग और बढ़ जाती है और रुपया और कमजोर हो जाता है। ये तो पूरी कहानी काफी निराशाजनक लगती है। लेकिन एक दलील जो हमेशा दी जाती है वो ये है कि रुपये का कमजोर होना हमेशा बुरा नहीं होता है। सरकार और कई अर्थशास्त्री तो कहते हैं कि इससे हमारे निर्यातकों को फायदा होता है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है। क्या ये सिर्फ एक अच्छी कहानी है या वाकई जमीन पर इसका कोई फायदा है जो हमें नजर नहीं आ रहा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। सैद्धांतिक रूप से ये बात बिल्कुल सही है।
जब रुपया कमजोर होता है तो भारतीय सामान, मान लीजिए एक भारतीय कालीन, विदेशी खरीदार के लिए डॉलर में सस्ता हो जाता है। इससे उसकी मांग बढ़ सकती है और हमारे निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। अच्छा। साथ ही विदेश से आने वाला सामान महंगा हो जाता है, जिससे लोग देश में बना सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, और भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए ये छोटा पहलू है। बड़ा पहलू ये है कि हम एक आयात निर्भर अर्थव्यवस्था हैं। हमारे निर्यातक जो सामान बनाते हैं, उसके लिए कच्चा माल और मशीनरी भी अक्सर विदेश से ही आती है, जो अब महंगी हो गई है। तो उनका फायदा उतना नहीं होता जितना लगता है, और इसका आम आदमी पर पड़ने वाला असर वो बहुत ज्यादा नकारात्मक है। कैसे? कमजोर रुपए का मतलब है महंगा पेट्रोल डीजल, जिसका असर सब्जी से लेकर हर चीज के ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है। इसका मतलब है महंगा खाने का तेल, महंगे मोबाइल फोन, महंगी विदेशी दवाइयां। इसका सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर पड़ता है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ती है। तो सैद्धांतिक फायदों की तुलना में असल जिंदगी में आम भारतीय को इसका नुकसान ज्यादा महसूस होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये तस्वीर बनती है कि रुपये की गिरावट किसी एक सरकार, एक नीति या किसी एक वैश्विक घटना का नतीजा नहीं है। ये एक जटिल जाल है जिसमें हमारी अपनी आर्थिक कमजोरियां, तेल पर हमारी निर्भरता, वैश्विक ताकतों का खेल और हमारे अपने नीतिगत फैसलों के अनचाहे परिणाम सब कुछ उलझा हुआ है। बिल्कुल, ये किसी एक विलन की कहानी नहीं है। ये कई परिस्थितियों के एक साथ आने की कहानी है, और इसमें अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब तक डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बना रहेगा, तब तक उसकी चाल का असर हम पर पड़ेगा ही। इसका समाधान सिर्फ राजनीतिक दावों या भाषणों से नहीं आ सकता। इसका असली समाधान भारत की आर्थिक ताकत को जमीन पर बढ़ाने से आएगा। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना मजबूत करना होगा कि हम चीन का मुकाबला कर सकें। अपने निर्यात के लिए नए उत्पाद और नए बाजार खोजने होंगे, और सबसे जरूरी, ऊर्जा के लिए तेल पर अपनी निर्भरता को तेजी से कम करना होगा। और जाते जाते एक विचार, इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। एक मजबूत मुद्रा सिर्फ अच्छे आर्थिक आंकड़ों से नहीं बनती। ये देश की आर्थिक शक्ति, उसकी तकनीकी बढ़त और दुनिया के भरोसे से बनती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगले दशक में भारत को सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक ऐसी आर्थिक शक्ति बनने के लिए जिसका रुपया भी सम्मान से देखा जाए, वाकई किन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होगी।